जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मुख्य समाचारों में अनुदेशकों का 2000 व रसोइयों का 500 रुपये प्रति माह बढ़ेगा मानदेय। दुर्गा शंकर बने नए मुख्य सचिव। नीट काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को होगी सुनवाई। अब 31 मार्च तक लागू रहेगा कोरोना महामारी अधिनियम। 2019-20 की आईटीआर सत्यापन के लिए फरवरी 2022 तक का समय। डीबीटी लाभार्थियों का डेटाबेस अब एक जगह होगा। और विभिन्न आरोपों में 2 शिक्षक निलंबित। विद्यालय समय में बीईओ अब प्रधान अध्यापकों की मीटिंग नहीं ले सकेंगे। और झूठी शैक्षिक योग्यता घोषित करना भ्रष्ट आचरण। अब समाचार डिटेल में देख लेते हैं। अनुदेशकों का 2000 व रसोइयों का 5000 रुपये प्रति माह बढ़ेगा मानदेय। प्रदेश के 27,545 अंशकालिक अनुदेशकों का मासिक मानदेय 7,000 से बढ़कर 9,000 रुपये हुए। अंशकालिक अनुदेशकों की सेवाओं को और व्यवस्थित करने के लिए उठाए जाएंगे कदम। प्राथमिक विद्यालयों के 3,78,000 रसोइयों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी। रसोइया को प्रतिवर्ष 2 साड़ी मिलेगी। एप्रिन व हेयर कैप की धनराशि बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। रसोइयों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कवर भी मिलेगा। रसोइयों के सेवा नवीनीकरण के लिए संबंधित विद्यालय में पाल्य के नामांकन का नियम बदलेगा। लखनऊ ठंड के मौसम में एक और बारिश ने ठिठुरन बढ़ाई तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपहारों की बरसात करके 4 लाख अनुदेशकों व रसोइयों की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का 2000 व रसोइयों का 500 रुपये प्रति माह मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। नए वर्ष का उपहार देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर अब रसोइयों को भी हर साल 2 साड़ी मिलेगी। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा हेयर कैप और एप्रिन की धनराशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। दुर्गा शंकर बने नए मुख्य सचिव। 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे मिश्र को 1 वर्ष सेवा विस्तार के साथ मिली जिम्मेदारी। 2014 में गए थे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर कैडर में वापसी। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में एकाएक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी को हटाकर यह जिम्मेदारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में सचिव पद पर तैनात दुर्गा शंकर मिश्र को सौंपी गई है। मिश्र को तैनाती इसलिए भी बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि वह 2 दिन बाद यानी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उससे पहले यूपी कैडर में उनकी वापसी कर 1 वर्ष के सेवा विस्तार के साथ इस पद पर बैठाया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र प्रदेश के 54वें मुख्य सचिव होंगे। वह 1985 बैच के आईएएस अधिकारी आर.के. तिवारी का स्थान लेंगे, जो कि 31 अगस्त 2019 से प्रदेश के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनका सेवाकाल अभी 2023 तक है। तिवारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सूचीबद्ध हो चुके हैं। वहीं केंद्र में दुर्गा शंकर मिश्र को यूपी वापस लाकर मुख्य सचिव बनाने का निर्णय बुधवार को हो गया। 2 दिन बाद सेवानिवृत्त हो रहे मिश्र राजधानी लखनऊ में लंबे समय तक विभिन्न पदों पर रहे हैं। बसपा शासनकाल में 2010 से मार्च 2012 तक का प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं। सन 2019-20 के आईटीआर सत्यापन के लिए फरवरी 2022 तक वक्त। नई दिल्ली। जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक ई सत्यापन नहीं किया है, वे सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समय सीमा को आगे बढ़ाया है। कानून के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर उसका आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व मान्य बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है। यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिन के भीतर करना जरूरी है। इसके अलावा आयकरदाता बेंगलुरु में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र कार्यालय में आईटीआर की एक भौतिक प्रति भेजकर सत्यापन भी कर सकते हैं। यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया। 4.86 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल हो चुका। नीट काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को होगी अहम सुनवाई। नई दिल्ली। मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की परीक्षा नीट पीजी पास करने वाले डॉक्टर काउंसलिंग में देरी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग आरक्षण के पेच में फंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए 8 लाख रुपए सालाना आय सीमा तय करने का आधार और प्रक्रिया क्या है। माना जा रहा है कि 6 जनवरी को इस विषय में कोई फैसला हो सकता है और आंदोलनरत डॉक्टरों को राहत मिल सकती है।
अब 31 मार्च तक लागू रहेगा कोरोना महामारी अधिनियम। लखनऊ यूपी में कोरोना महामारी अधिनियम अब 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 2020 की अवधि अभी 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो रही है, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अवधि को 3 महीने बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से यह भी घोषित किया गया कि पूरा प्रदेश कोविड-19 से प्रभावित है। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग आरोपों में 2 शिक्षक हुए निलंबित। मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री के संदेश पत्र, शिक्षण संग्रहण एवं आधार सहमति पत्र पर टिप्पणी करने में शिक्षक सतीश गुप्ता और स्कूल से गैर हाजिर रहने पर विनोद कुमार चौहान को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई बीएसए दीवान सिंह यादव ने की है। प्रतापपुर कमेचा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय पूनी भीमपट्टी के शिक्षक सतीश चंद्र गुप्त ने सीएम और शिक्षा मंत्री पर कई अभद्र टिप्पणी की। दूसरी ओर धनपतगंज ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कनकपुर सिकवा के सहायक अध्यापक विनोद कुमार चौहान की ओर से बिना बताए स्कूल से गैरहाजिर रहने और शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेने पर निलंबित किया। शिकायत होने पर 18 व 21 दिसंबर को 11 बजे बीएसए ने सुनवाई के लिए शिक्षक सतीश को तलब किया। उस दिन सुनवाई नहीं होने पर 22 और 27 दिसंबर को सुनवाई की, पर सतीश कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके। कहा तबादला उच्च प्राथमिक विद्यालय गानापुर, कोतराकला व अमरूपुर से संबद्ध कर दे, उन्हें दिमागी बुखार है। दूसरी ओर धनपतगंज ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कनकपुर सिकवा के सहायक अध्यापक विनोद कुमार चौहान की ओर से स्कूल से कई तिथियों में गायब रहने और शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेने पर शिकायत दर्ज की गई। डीबीटी लाभार्थियों का डेटाबेस एक जगह होगा। राज्य मुख्यालय सरकार की योजनाओं के तहत डीबीटी का लाभ पा रहे लाभार्थियों का डेटा एक जगह करने की योजना प्रदेश के 5 जिलों से शुरू की जाएगी। गोरखपुर, मुरादाबाद, सोनभद्र, चित्रकूट व श्रावस्ती में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं में जालसाजी रोकने और लाभार्थियों का एक डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नियोजन विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। इसके तहत सभी लाभार्थियों का आधार नंबर प्राप्त करते हुए डुप्लीकेसी चिन्हित की जाएगी। किसी भी दशा में आधार न होने पर योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका आधार कार्ड बनवाने में मदद की जाएगी। आधार नंबर के इस्तेमाल से डुप्लीकेसी चिन्हित करते हुए हर परिवार को दिए जा रहे योजनाओं के लाभ का विवरण प्राप्त कर लिया जाए। शैक्षणिक योग्यता की झूठी घोषणा, भ्रष्ट आचरण। कोर्ट नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि शैक्षणिक योग्यता के संबंध में किसी उम्मीदवार की झूठी घोषणा को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण के दायरे में लाया जा सकता है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 123(4) से पता चलता है कि अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी गलत बयान का प्रकाशन एक भ्रष्ट आचरण में आता है और इसमें उसकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की भी व्यवस्था है कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के पूर्वव्रत को जानने का मौलिक अधिकार है। आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने अपने निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया की याचिका को रद्द करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। चंदोलिया का आरोप है कि विशेष रवि ने अपने शपथ पत्र में शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी दी है। ऐसे में उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। चंदोलिया ने पिछले विधानसभा चुनाव में रवि के खिलाफ चुनाव लड़ा था। पीठ ने चंदोलिया की आपत्तियों को खारिज करने से इंकार करते हुए कहा कि याचिका से पता चलता है कि रवि ने उच्चतम शैक्षणिक शिक्षा के संबंध में अलग अलग जानकारी दी है। पीठ ने संज्ञान लिया कि रवि ने 2013 के नामांकन पत्र में 2008 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री प्राप्त करने की जानकारी दी, लेकिन 2015 के नामांकन में उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय से बीए कर रहे हैं। 2020 के नामांकन पत्र में दावा किया कि उनकी उच्चतम शिक्षा 10वीं पास है। विद्यालय अवधि के दौरान बैठक नहीं बुला सकेंगे बीईओ। श्रावस्ती विद्यालय अवधि के दौरान अब खंड शिक्षा अधिकारी परिषदीय विद्यालयों में तैनात प्रधान शिक्षकों को बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने बीएसए को पत्र भेजा है। विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय अवधि, शैक्षिक समय सारणी, शिक्षक दिवस, पंजिकाओं के रखरखाव, विद्यालय अवधि में शिक्षक क्या करें क्या न करें विषय में एकेडमिक और प्रशासनिक अनुभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी हैं। इसके बाद भी कई जिलों में खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से विद्यालय अवधि के दौरान प्रधान शिक्षकों की बैठक बुलाने का मामला शासन के संज्ञान में आया। इसको देखते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा व राज्य परियोजना निदेशक की ओर से सभी जिलों के बीएसए को पत्र भेजकर आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है।